नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीना अपने इकलौते बेटे आदर्श की शादी करके बड़े अरमानों के साथ काजल को अपने घर की बहू बनाकर लेकर आती है। मीना अपनी बहू काजल को अपनी बेटी के समान प्यार करती थी, लेकिन वो अपनी बहू की ठंड में बर्फ खाने वाली आदत से बहुत परेशान थी और वो अपनी बहू को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काजल के ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी काजल अपने हाथों कोल्ड कॉफी का गिलास जिसमें बहुत सारी बर्फ पड़ी होती है लेकर उनके पास आती है, जिसे देखकर उसकी सास मीना उससे कहती है, लो, बस यही कमी थी। मैं कब से सोच ही रही थी बहू, सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाकर कहाँ गायब हो गई। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को इतनी ठंड में भी सुबह के समय गरम गरम नाश्ते की जरूरत नहीं है, बल्कि बर्फ की जरूरत है, क्योंकि मेरी बहू सिर्फ बहू नहीं बल्कि ठंड में बर्फ खाने वाली बहू है ना, इसलिए। क्या माँ जी, मैं बर्फ क्या खाने लगी? आपने तो मेरा नाम ही ठंड में बर्फ खाने वाली बहू रख दिया। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं माँ जी, ये ठीक नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ, बहू। वैसे काजल, माँ ने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि ठंड में बर्फ खाने वाली वाइफ के नाम से बुलाना शुरू करूँ। कैसा रहेगा? वैसे भी जैसे ठंड के मौसम में लोग खुद बर्फ बन जाते हैं, उस मौसम में तुम दिन रात बर्फ खाती रहती हो। मैं सोच ही रही थी कि अभी तक आपने माँ जी की हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाई। जब तक आप मेरा मजाक उड़ाने में माँ जी का साथ ना दे, तब तक आपको चैन कहाँ है। सबकी अपनी पसंद है। आप लोगों को ठंड लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती। जैसे आप लोगों को ठंड में गर्म खाना पसंद है, ठीक वैसे ही मुझे ठंड में बर्फ खाना पसंद है। इससे आप लोगों को क्या परेशानी है? क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं। तुम्हारा नहीं पता कि तुम क्या हो। देखना, ये चीज कहीं बाहर वालों के सामने मत बोल देना, वरना तुम्हें पागल समझकर पकड़कर पागल खाने लेकर चले जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस कर बेटा, क्यों बहू की खिंचाई करने में लगा हुआ है? बहू, तू इसकी बात का बुरा मत मान, लेकिन अपनी ये ठंड में बर्फ खाने वाली आदत को छोड़ दे, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है। और बिना बर्फ के कोल्ड ड्रिंक में क्या मजा। काजल इतना कहकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से अपनी बर्फ पड़ी कोल्ड कॉफी को पीना शुरू कर देती है। उसके ऊपर अपनी सास और पति की बातों का कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ काजल की ठंड में बर्फ खाने वाली आदत सुधरने की जगह पर और खराब होती जाती है। उसकी इस आदत को देखकर उसके घर वाले उसकी सेहत को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन काजल अपने घर वालों की कही हुई किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय काजल मार्केट से सब्जियां लेकर घर लौटती है। मीना अपनी पड़ोसन विमला के साथ हॉल में बैठी बातें करते हुए चाय पी रही होती है। तभी काजल मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती। उसके हाथ में सब्जियों का थैला और दूसरे हाथ में गोला देखकर मीना उससे कहती है, बहू, तू मार्केट सब्जियां लेने गई थी या बर्फ का गोला लेने? तभी तो मैं कहूँ कि तुझे मार्केट में इतना समय कैसे लग गया? जहाँ बर्फ देखा होगा वहीं तेरे पैर जम गए होंगे। बहू, इतनी ठंड में तुझे बर्फ खाने का मन कैसे कर रहा है? हम तो इतनी ठंड में सादा पानी नहीं पी सकते, और तू है कि इतनी ठंड में बर्फ का गोला खा रही है। आंटी जी, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले तो मैं मार्केट में खड़ी होकर 4 बर्फ के गोले खा चुकी हूँ। ये तो मेरा 5वां बर्फ का गोला है, जो कि मैं खाते हुए घर आई हूँ। वरना घर पहुँचने में देर हो जाती ना, फिर माँ जी मुझे ही सुनाती। मीना, तेरी बहू पागल हो गई है क्या? इतनी ठंड में ये बर्फ को गाजर मूली की तरह खा रही है। तू इसे कुछ कहती क्यों नहीं है? ये इतना बर्फ खाती है। विमला, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। मैं इसे समझा समझा कर परेशान हो गई हूँ कि इतनी ठंडी हो रही है, बर्फ खाना छोड़ दे, तेरी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं। मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा समझा कर, इसलिए अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। लेकिन बहू, ये तेरी बर्फ खाने वाली आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी नहीं, लेकिन अगर तू ऐसे ही बर्फ खाती रही तो तुझे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी भी समय है, तू अपनी आदत बदल ले। विमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल फिर से सोफे पर बैठकर बर्फ का गोला खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर मीना को बहुत गुस्सा आता है।
और वो गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रोज रोज इतनी ठंड में बर्फ खाने की वजह से काजल के सर में नॉनस्टॉप दर्द रहना शुरू हो जाता है। उसे जुकाम हो जाता है, उसका गला भी बैठ जाता है, उसे बोलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। समय के साथ उसकी सारी परेशानियां और बढ़ने लगती हैं। फिर भी काजल अपनी बर्फ खाने वाली आदत में कोई बदलाव नहीं करती है। ऐसे ही एक रोज शाम के समय जैसे ही काजल फ्रिज खोलकर बर्फ खाने के लिए निकालती है, तभी उसका पति आदर्श वहां आता है और उसके हाथ से बर्फ लेते हुए कहता है, तुमने बर्फ खा खा कर अपनी क्या हालत कर ली है? ये दिखाई देता है कि नहीं? तुम्हें हम सब लोग पागल लगते हैं क्या? जो हम तुम्हें जितना बर्फ खाने के लिए मना करते हैं तुम उतना ही बर्फ खाती हो। देखिए, मेरे सर में नॉन स्टॉप बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपसे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। और रही बात मेरी तबीयत खराब होने की, तो ये तबीयत बर्फ खाने की वजह से नहीं बल्कि मौसम चेंज होने की वजह से हुआ है। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो मौसम सिर्फ तुम्हारे लिए ही चेंज हुआ है ना, हमारे लिए तो हुआ ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो क्या है ना, तुम्हारी तरह दिन रात बैठकर बर्फ नहीं खाते हैं, इसलिए हम ठीक हैं। मुझे पता था आप मुझे इसी चीज का ताना मारेंगे, इसलिए जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने आप लोगों में से किसी को कुछ नहीं बताया। हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है जो तुम्हें ताना मारेंगे, लेकिन तुम ऐसे समझने वाली नहीं हो। तुम कैसे समझोगी ये भी मुझे पता है। आदर्श इतना कहकर काजल का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने दोस्त अजय की क्लिनिक पर लेकर जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है और उसे काजल के बारे में सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर अजय भी बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उसे ठंड में बर्फ खाने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताते हुए कहता है, भाभी जी आप ये क्या कर रही हैं? मैं एक डॉक्टर होने के नाते ना आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी बर्फ खाने वाली आदत को छोड़ दीजिए। आदत सही कह रहा है, आपकी तबीयत ना बर्फ खाने की वजह से खराब हुई है। अगर आप बर्फ खाना नहीं छोड़ेंगी ना तो आगे चलकर आपको पाचन संबंधी बीमारियां हो सकती है। बर्फ का ना आपके दांतों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा बर्फ खाने के कारण ना हमारे शरीर में जो नसें है ना वो सिकुड़ जाती है, जिससे हमको अनेक बीमारियां हो सकती है। भाई, यही बात मैं इसे कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन ये अपनी ठंड में बर्फ खाने वाली आदत छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी तभी मुझे अचानक तेरी याद आ गई, तो मैंने सोचा हमारी बात तो सुन नहीं रही, शायद डॉक्टर की ही सुन ले। ये तूने बिल्कुल सही किया। और भाभी जी आप देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते ना मुझे समझाना था, वो मैंने समझा दिया। बाकी मानना हो या ना मानना हो वो आपकी मर्जी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आगे जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। नहीं डॉक्टर, आपकी सारी बातें मुझे समझ आ गई है। आगे से मैं ठंड में अपनी बर्फ खाने वाली आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। अगर आप मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर आते तो मुझे अपनी गलती का एहसास कभी ना होता, और ना ही मुझे ये पता चलता कि मैं अपनी सेहत के लिए कितनी लापरवाही कर रही हूँ। काजल की बात सुनकर आदर्श बहुत खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो उसको लेकर घर वापस आ जाता है। जिसके बाद काजल अपनी गलती को महसूस करते हुए अपने पति और अपनी सास से उसकी बात ना मानने के लिए उनसे माफी मांगती है और साथ ही अपनी ठंड में बर्फ खाने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करने का पूरा वादा करती है। कल्याणी देवी की किस्मत तो भगवान ने फुर्सत से लिखी थी। शायद तभी तो उसके घर में 5 काबिल बेटों की 5 बहुएं आई थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान का किया इंसान को कहाँ समझ में आता है। ऐसे ही कल्याणी देवी के साथ भी था। उसकी सबसे बड़ी बहू पंक्ति बहुत मोटी थी, तो उसके बाद दोनों बहुएं फूली और भैर भी जरूरत से ज्यादा पतली थी। इतना ही नहीं, चौथे नंबर की बहू कोमल पंक्ति से भी मोटी थी और 5वीं पन्ना अपने नाम की तरह ही पन्ने से हल्की और पतली थी। ऐसे ही एक शाम कल्याणी अपनी बड़ी बहू को बुलाते हुए कहती है, पंक्ति बहू, ओ पंक्ति बहू, कहाँ है? जल्दी आजा। हाँ माँ जी, बोलो क्या हुआ? क्यों अपना गला फाड़ रही हो? अरे मैं तो गला ही फाड़ रही हूँ, लेकिन तूने तो मेरा फर्श फाड़ देना है। जितना खा खा के ये शरीर फुलाया है उतना ही काम करके इसको पतला भी कर ले। माँ जी, मेरे शरीर को ना कुछ मत कहो, ये आपके यहाँ खाने से नहीं फूला है। यहाँ तो मुझे कुछ ठीक से खाने को नहीं मिला, ये तो असर मेरी माँ के हाथों के खाने का है। जब तेरी माँ ने तुझे इतना खिलाया था तो तेरा नाम पंक्ति क्यों रखा? क्योंकि तू पंक्ति नहीं, पूरा का पूरा पैराग्राफ है।
यहाँ खड़ी खड़ी जमीन मत धसा, जाकर चाय लेकर आ और जरा ये कूलर चला दे मेरी तरफ। पंक्ति कूलर चलाकर कल्याणी की तरफ घुमा देती है और फिर चाय बनाने रसोई में जाती है, जहाँ वो चाय बनाकर अपनी देवरानी भैरवी को कप पकड़ा देती है और बोलती है, देवरानी जी जरा ये चाय बाहर माँ जी को दे आओ। जी ठीक है दीदी। भैरवी चाय का कप लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो कल्याणी के पास चाय देने के लिए झुकती है तो कूलर की तेज हवा से उसका हल्का शरीर हवा की दिशा में बहने लगता है। ये देखकर कल्याणी बोलती है, अरे अरे पकड़ो कोई भैरवी बहू को, ये तो बिना पानी के बहती जा रही है। माँ जी कूलर बंद करो वरना मैं गिर जाऊंगी। कल्याणी की आवाज सुनकर उसकी सारी बहुएं बाहर आती है, जिसमें से भारी भरकम कोमल भैरवी के पीछे जाकर खड़ी होती है, जिससे वो आगे खिसकना बंद हो जाती है और हल्की फुल्की फूली जल्दी से कूलर बंद करती है। जिसके बाद सबसे छोटी पन्ना भैरवी के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहती है, अरे अरे दीदी आप ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं आपको? अरे पन्ना नहीं लगी कहीं भी भैरवी को, मैं समय रहते पीछे आ गई थी इसके। मैं तो भूल ही गई थी माँ जी के पास तो कूलर चल रहा है, वरना मैं ही चाय लेकर आती। अरे दीदी आपकी गलती नहीं है, मैंने भी तो नहीं देखा। हे भगवान, बहू तेरा नाम भैरवी है लेकिन भार के नाम पर तेरे अंदर रुई भरी है। अरे कूलर की हवा में कौन उड़ता है? कल को कहीं तू आंधी के समय बाहर हुई तो हम तो तेरे पीछे कोमल को भगाते फिरेंगे क्या? माँ जी मैं क्या करूँ, अब मैं खाती तो हूँ ना, अब नहीं लगता तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे दीदी आप ताकत वाली चीजें खाया करो तब आपका वजन बढ़ेगा। देखो तो सलाह कौन दे रही है, तू कौन सा मोटी है? इसकी जगह तू कूलर के आगे होती तो दीवार तोड़ के बाहर उड़ी मिलती। तुम मोटी पतली बहुओं को संभालते संभालते मेरा सही वजन बिगड़ जाएगा। 2 इतना खाती हैं कि पूछो मत और 3 खाने के नाम पर हवा खाती हैं। अब मुझे चाय मिलेगी या नहीं? मैं लेकर आती हूँ माँ जी। नहीं रहने दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पंखा चलाऊंगी, तू भी कहीं उड़ती नजर आए। कोमल बहू तू ला दे चाय और ध्यान से आइयो, कहीं अपनी भारी भरकम कदमों से कुछ तोड़ते फोड़ते आए। ठीक है माँ जी। कल्याणी के लिए अपनी बहुओं में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल था और आसान होता भी कैसे। दोनों हद से ज्यादा मोटी थी तो तीनों हद से ज्यादा पतली। खैर ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक शाम कल्याणी अपनी 5 बहुओं के साथ शॉपिंग पर निकलती है। सारे के सारे बस से मार्केट जा रही होती है, लेकिन बस में जगह न होने की वजह से उनको सीट्स नहीं मिलती और चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से आगे खड़ी पन्ना झटके से ड्राइवर के पास जा गिरती है और ये देखकर कल्याणी बोलती है, हे भगवान, पन्ना बहू तू ठीक तो है ना? एक कोमल जरा उठाओ उसको। देवरानी जी उठो और जरा खड़ा होना है तो मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाओ ताकि झटका लगने पर आगे ना गिरो। हाँ ये सही है, ऐसा करो इन 3 सूखी सूखी को बीच में रखो और कोमल और पंक्ति बहू तुम दोनों इनको घेर के खड़ी रहो ताकि ये गिरे नहीं। कल्याणी के कहे अनुसार दोनों मोटी बहुएं बाकी की 3 पतलियों को अपने घेरे में सलामत रखती है और ये देखकर बस में खड़ा एक आदमी बोलता है, वाह रे भगवान तेरी महिमा, किसी को कुछ ज्यादा ही दे दिया तो किसी के हाथ कुछ ना आया। कल्याणी अपनी बहुओं के बारे में ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उनका स्टॉप आने की वजह से वो बिना कोई जवाब दिए बस से उतर जाती है और उतरने के बाद सबसे बोलती है, कोमल और पंक्ति बहू तुम दोनों इन तीनों पतलियों को पकड़ कर चलना, कहीं धक्का मुक्की में किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। जी माँ जी ठीक है। 5 बहुएं अपनी सास के साथ शॉपिंग करती हैं और शाम तक घर वापस आ जाती हैं और तालमेल बैठाते हुए उसकी 5 बहुएं एक दूसरे का साथ देकर सिचुएशन को संभाल ही लेती हैं। ऐसे ही एक शाम आंधी आने का मौसम हो रखा था। कोमल और पंक्ति मार्केट सब्जियां लेने गई थी। पन्ना और भैरवी अपने कमरे में सो रही थी और कल्याणी पड़ोसन के घर गई थी, जिसके कारण फूली खराब मौसम को देखकर खुद से कहती है, लगता है तेज आंधी आने वाली है, कहीं छत पर सुखाए कपड़े उड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। कोमल दीदी अभी नहीं है वरना उनको लेकर जाती। लगता है अब मुझे ही कपड़े उतारने जाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, आंधी के आने से पहले जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेट लेती हूँ। फूली छत पर कपड़े उतारने चली जाती है और उसने लगभग पूरे कपड़े उतार लिए थे। तभी अचानक ही तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है और कपड़ों का भार भी फूली से संभाला नहीं जाता और तेज आंधी के चलते
उसके हाथ से सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं और वो आंधी की दिशा में बहने लगती है। और अचानक ही तेज हवा के झोंके से वो उड़कर छत की ग्रिल से नीचे गिरने को होती है, लेकिन एंड मौके पर एक ग्रिल को पकड़कर वो अपनी छत की बालकनी पर लटक जाती है। सामने के घर में बैठी कल्याणी और उसकी पड़ोसन बाहर आते हैं तो तभी कल्याणी की नजर अपनी लड़की हुई बहू पर जाती है। ये देखकर वो चिल्लाती हुई कहती है, अरे अरे फूली बहू लटकी हुई है छत पर, कोई बचाओ। कोमल, पंक्ति बहू, अरे कोई तो बचाओ मेरी बहू को। कमरे में सो रही भैरवी और पन्ना ये सुनकर बाहर आती है और देखती है। अरे फूली दीदी, आप वहाँ कैसे लटकी? कोई बचाओ तो दीदी को। दीदी हम आते हैं आपको बचाने, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अरे अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? इतनी तेज आंधी में तो मैं भी उड़ जाऊँ तो तुम कैसे बचाओगी उनको जाकर? ये कोमल और पंक्ति कहाँ हैं? माँ जी वो दोनों मार्केट गई हैं और हमारे पास समय नहीं है। माँ जी हमें जाने दो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं माँ जी, आप नीचे ही रहिए, ऊपर बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, आपकी आँखों में जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। मैं और पन्ना जाते हैं ना, चलो पन्ना। भैरवी और पन्ना छत पर किसी तरह जाते हैं और ग्रिल से लटकी फूली को हाथ देते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसको हाथ देने के चक्कर में हवा के झोंके से वो दोनों भी नीचे को फूली के साथ लटक जाते हैं। ये देखकर कल्याणी बोलती है, मैंने मना किया था कि मत जाना, लो हो गई मुसीबत, अब क्या करूं? हे भगवान, मेरी तीनों पतली बहुओं को बचा ले। घर आ रही कोमल और पंक्ति की नजर जब अपनी छत की ओर जाती है तो वो भागते हुए कल्याणी के पास आकर कहती है, माँ जी ये क्या, ये तीनों वहाँ कैसे लटकी हैं? अरे तुम आ गई, अभी इस चीज का वक्त नहीं है, जाकर उन तीनों को बचाओ, मेरी बहुएं गिर जाएंगी। माँ जी चिंता मत करो, हम कुछ नहीं होने देंगे इन्हें। चलो कोमल। पंक्ति और कोमल जल्दी से छत पर जाती हैं और एक एक करके अपनी देवरानियों को हाथ देकर ऊपर खींचती है और उनको संभालते हुए नीचे ले आती है, जहाँ कल्याणी उन तीनों को गले लगाकर बोलती है, तुम तीनों ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। माँ जी हम तीनों ठीक हैं, हमारी पहलवान जैसी जेठानियों ने हमें बचा लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तुम तीनों इस घर की बहुएं नहीं, हमारी बहनें हो, और ऐसे कैसे तुम्हें मुसीबत में छोड़ दे? अरे भले ही तुम पतली हो और हम मोटी, लेकिन सबकी ये कमी हम पूरा तो करती हैं। अपनी बहुओं में इतना प्यार देखकर कल्याणी को भी उनकी मोटी पतली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वो खुशी थी कि उसकी सारी बहुएं एक दूसरे के काम आती हैं। कपड़े उतारने अगर पंक्ति जा सकती है तो बेड के नीचे घुसकर सफाई हमारी पतली फूली या पन्ना कर लेती है। इस तरह ये पांचों एक दूसरे का साथ देते हुए खुशी से ससुराल में रहती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।